नमस्कार मित्रों, नए साल की बहुत सी शुभेच्छा आपके साथ रहेगी, ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। और कल भाई दूज भी आप लोगों का अच्छा गया होगा। आज 3 है। आज साइबर क्राइम का एक मास्टर वीडियो बनाने वाला हूँ। वही मुद्दा है बैंक अकाउंट अनफ्रीज का। पहले ये चाहा था कि एक एक सवाल के जवाब बन के छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा तो लोग बिजी रहेंगे, 3 मिनट का वीडियो देख के खुश हो जाएंगे, सॉल्यूशन निकल आएगा। उसके बाद भी वही मुद्दे, वही चर्चा, वीडियो देखने के बाद भी लोगों के वही फ़ोन आने चालू हो गए। और आज तक ना साइबर क्राइम रुका है, ना बैंक अकाउंट फ्रीज होना रुका है, और ना ही लोगों के सवाल रुके हैं। और आज एक लंबा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जिसने भी ये वीडियो देखा उसको शायद ही ज़रूरत पड़ेगी किसी और एडवोकेट के पास जाने की, या कोई भी एडवोकेट के पास जाने की। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि मेरा ये वीडियो सबसे पहले पूरा देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से सॉल्व कीजिए। अगर खुद से नहीं होता है तो ही कोई एडवोकेट के पास जाइए। अगर कोई एडवोकेट अच्छा नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन में मेरे पास जो ऑफिस पे आएगा उसका हम लोग काम कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से फ़ोन, बहुत सी इंक्वायरी, बहुत से लोग आते हैं। सबका काम करना, सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। पर जो ऑफिस पे आएगा उसका काम करेंगे। पर पहले ये वीडियो देख के समझ लो, खुद आपको खुद ये समझ के खुद करना है, जिससे आपको किसी और के ऊपर आधारित होना ना पड़े। तो आज में 15 सवाल है, वो 15 सवाल है उसके जवाब दूंगा। और इनमें से जो भी सवाल आपका हो, ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपके सवाल के जवाब देख लीजिए। मैं पहले ये 15-16 जो सवाल है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ। पहला सवाल है, अकाउंट क्यों फ्रीज होता है? क्या मैं अकाउंट किसी को रेंट पे या यूज़ करने के लिए दे सकता हूँ? वो लीगल है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है तो भी मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज हो गया? पता नहीं, पुलिस ने कोई या बैंक ने कुछ गलत किया है। तीसरा सवाल है, जहाँ पे ये फरियादी ने, अनजान फरियादी ने फरियाद करी है, वहाँ पे जाना पड़ेगा? ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है कि सर पुलिस तो वसूली करती है, पुलिस बहुत डिमांड करती है, पुलिस हम लोगों को आरोपी मान के पैसे की तोड़बाजी करती है। ये चौथा सवाल है। जब मैं फ़ोन में पूछता हूँ कौन से लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज है, आपको समझ नहीं आती, तो लेयर का स्टेटस क्या है वो आपको समझ नहीं, उसको 5वां सवाल है। छठा सवाल है, मेरी बैंक मुझे कुछ बता नहीं रही है। 7वां सवाल है, अगर मैं साइबर सेल में या पुलिस थाने या एडवोकेट के पास जाऊं तो क्या डॉक्यूमेंट लेके जाऊं? 8वां सवाल है, पुलिस थाने नहीं जाना है, इसके अलावा कोई रास्ता है? कोर्ट का रास्ता है। 9वां सवाल है, सर बहुत सी हाई कोर्ट का जजमेंट है तो भी पूरा अनफ्रीज कर दिया पार्शल की जगह पे। 10वां सवाल है कि ये जो लेयर का सिस्टम है, 1 2 3 4 5 20 लेयर तक के अकाउंट फ्रीज होता है, तो ये लेयर क्या है? ये सिस्टम सही है गलत है? 11वां सवाल है, फ़ोन नंबर से पैसा ले के ना ले, यूपीआई चलाए या ना चलाए। 12वां सवाल है, क्रिप्टो से पैसा आया, गेमिंग से पैसा आया, या कोई और रास्ते से पैसा आया? सर मेरा पैसा तो जेन्युइन है। 13वां सवाल है, सर मैं तो बहुत दूर में हूँ, ज़्यादातर आसाम, वेस्ट बंगाल से लोग बोलते हैं, फ़ोन आते हैं, सर मैं तो बहुत दूर में हूँ, मैं आ नहीं सकता। उसका क्या जवाब? 14वां सवाल है, सर आप ही बता दो कि दूसरे सिटी में, दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में कोई ऐसा साइबर क्राइम का जानकार एडवोकेट हो तो आपके रेफरेंस हम बात करें, तो क्या ये सही है? एक ये भी सवाल है। अकाउंट पूरा होल्ड है, यानी कि पूरा लियन है, या कोई स्पेसिफिक डिस्प्यूट है, अमाउंट ही लियन है और बाकी का लेन देन चालू है? ये एक और सवाल है। और गुजरात का मामला हो तो एक और सवाल है कि सर पार्शियल अनफ्रीज क्या है और पूरा अनफ्रीज क्या है?
तो आज ये 16 सवाल का मैं आपको 1 बाय 1 जवाब दे रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपके फेसबुक में, आपके इंस्टा में इसकी लिंक शेयर कीजिए। आपका भला होगा, दूसरे 2, 10, 20, 50 लोगों का भला होगा। क्योंकि मेरे पास कुछ लोग सुसाइड की बातें करने भी आते हैं, लोग रोते हैं भी लगते हैं, कोई ज़मीन बेचता है, कोई मकान बेचता है, कोई मरने की बात करता है। कितने लोगों ने सुसाइड किया मुझे नहीं पता, पर लोगों के लिए बहुत टेंशन वाली बात है। मेरा खुद का भी अकाउंट 4 बार फ्रीज हुआ है। मैं भी आज ऑनलाइन पैसा नहीं लेता, भाई कैश लेके आओ तो काम करेंगे, वरना सॉरी, मैं भी ऑनलाइन पैसा नहीं लेता। आप सबको बोल रहा हूँ, ऑनलाइन एडवोकेट पे भरोसा मत कीजिए, ऑनलाइन पुलिस पे भरोसा मत कीजिए, ऑनलाइन फरियादी को पैसा देने की गलती मत कीजिए, ऑनलाइन पे भरोसा मत कीजिए। तभी बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में सब देखो, समझो, जानो, पर मिलना हो तो फिजिकल खुद अहमदाबाद मेरे ऑफिस पे आओ, या आपके एडवोकेट के पास जाओ फिजिकल, जो रेफरेंस का हो, प्रतिष्ठित हो, जानते हो, ऐसे लोगों के साथ काम करो। वरना साइबर क्राइम में जाने अनजाने में फंस जाओगे, बहुत रोना आएगा, बहुत तकलीफ होगी, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी और फाइनेंशियल कंडीशन तो पूरी बिगड़ जाएगी, भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। तो सभी सवाल के जवाब मैं चालू करता हूँ। सर, मेरे अकाउंट क्यों फ्रीज होता है? आपके अकाउंट में आपने बाइनेंस, क्रिप्टो, कोई गेमिंग से विड्रॉल किया हुआ है, या आपने जेन्युइनली किसी के पास से पैसे की लेन देन करी है, या किसी और आपके व्यापारी ने आपके रिटेल स्टोर है, मोबाइल लिया, पान मसाले लिया, गुटखा लिया, करियाना लिया और आपके QR कोड के ऊपर पेमेंट डाल के चला गया, या आपके कोई व्यापारी का पैसा व्यापारी ने किसी और रिलेटिव, संबंधी या फैमिली मेम्बर से डलाया, तो ऐसे अकाउंट से कोई भी पैसा आता है और अगला जो बंदा है वो अगर गेमिंग खेलता है या विड्रॉल करता है या क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है, या वो जाने अनजाने में साइबर क्राइम का शिकार हुआ है, या तो साइबर क्राइम कर रहा है और उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आता है, तब ही आपका अकाउंट फ्रीज होता है। पुलिस को या सिस्टम को ख्वाब नहीं आता कि आपका अकाउंट फ्रीज किया जाए। तो जब आपको पेमेंट देने वाला, या उससे भी आगे पेमेंट देने वाला, या उससे भी आगे कोई और पेमेंट देने वाला, ऐसा कोई पेमेंट आपके अकाउंट में आता है, तो आपका अकाउंट फ्रीज होता है। मैं बोलता हूँ सर, आपके अकाउंट में ऐसा पैसा आया होगा, तो सवाल नंबर 2 में लोग मुझे पूछते हैं, सर मैं तो कुछ किया ही नहीं है, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो सबको मैं बोलता हूँ, भाई आपने कुछ नहीं किया है, पर आपके कॉन्शियस को पता है कि आपने कुछ नहीं किया है, पर अनजाने में आपको पेमेंट देने वाला या आपका अकाउंट यूज़ करने वाला या और कोई बंदा जो ऐसा कोई गलत काम या गलत पैसा लेके बैठा है, उसके इमीडिएटली बाद आपके अकाउंट में पैसा आया, तो जाने अनजाने में आप फंस जाते हो। और अगर मुझे कोई क्लाइंट पैसा देता है सीधा और वो फरियाद करता है, तो मेरा लेयर 1 है। मेरे क्लाइंट ने फरियाद करी, मेरे अकाउंट में पैसा आया, उसने फरियाद करी, मैंने वो पैसा चाय वाले को दिया, तो चाय वाले के अकाउंट में फ्रीज है, वो लेयर 2 है। चाय वाले ने दूध वाले को पैसा दिया, तो वो लेयर 3 में है। दूध वाले ने अपने लड़के की सैलरी की, तो वो लेयर 4 में है। ऐसे जितने अकाउंट जंप होते हैं, ऐसे लेयर बढ़ते जाते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, लेयर 1, 2, 3 रिस्की है। और गुजरात के अलावा आप कहीं पे भी जाओ तो बहुत से स्टेट में मैंने देखा है, छोटी छोटी अमाउंट के लिए भी FI बनाते हैं और लेयर 1, 2, 3 वाले को उसके ना आरोपी बनाते हैं। गुजरात में भी ऐसे बहुत से केस मैंने देखे हैं, मैं उनकी बेल भी करवाता हूँ, कुछ लोग जेल में भी हैं। लेयर 1, 2, 3 में जाने अनजाने में आपका मोबाइल नंबर आ गया, आपका फ़ोन नंबर आ गया, आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, FI बना के आपको जेल में डाल के आप एक गैंग हो, ऐसा पुलिस साबित करती है। और ऑन पेपर ये दिखता भी है कि लेयर 1, 2, 3 यानी एक गैंग है साइबर फ्रॉड करने वाली। पर मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, 90% लोग, 90% लोग इसमें जेन्युइन और अनजान लोग होते हैं जो इसका भोग बनते हैं, जो जेल में भी है। मैं जज नहीं हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ, पर मैंने लोगों की कहानियाँ सुनी है, देखी है। साइबर क्राइम में 90% जो लोग जेल में जाते हैं
या अखबार की हेडलाइन में आते हैं कि पूरा गैंग पकड़ा गया, उनका यूज़ किया गया था, या तो वो लोग अनजाने में भिड़ गए होते हैं, वो लोग सही में आरोपी होते कि नहीं वो कोर्ट डिसाइड करेगी। पर ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये बोलने वाले लोग आप समझ जाओ कि आप अनजाने में फंसे हो, अब आपको एक अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत है। सवाल 3, सर जहाँ पे फरियादी ने फरियाद किया है वो तो मैं तो यहाँ एमपी में हूँ, और वो तो वहाँ कश्मीर में किया है, झारखंड में किया है, वो बहुत दूर है, मुझे जाना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा, या आपके रिलेटिव या आपके एडवोकेट को भेजो, पर जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे तो पुलिस 35/3 BNSS की नोटिस इशू करेगी। नोटिस आ गई तो 10 दिन 7 दिन 3 दिन की नोटिस आएगी, उसमें जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे पुलिस आपको गलत समझ के, या आपका अकाउंट फ्रॉड अकाउंट है, डमी अकाउंट ऐसा मान के आपके तक गले तक आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, गुनहगार बनाएगी, जेल दिखनी पड़ेगी। तो जाना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके एडवोकेट को भेजो, ये दूसरा ऑप्शन है। ये 2 ऑप्शन में आपके 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने की गुंजाइश ज़्यादा है, और ये हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा है जो मैंने एक वीडियो में बोला हुआ था, आपको एक डिटेल्स, एक एडवोकेट के पास जाके एक बहुत ही डिटेल और डॉक्यूमेंट के साथ पूरी कहानी का ब्यौरा लिख के, टेक्निकल मोड में हम लोग जिसको रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं, ऐसा एक स्टेटमेंट आपको जहाँ पे भी ये कंप्लेन लगी है, वो पुलिस थाने को, वो शहर के वो पुलिस कमिश्नर को, दोनों को हर महीने भेजना है। ऐसे 6 महीने तक आपको भेज करना है। ऐसा करते रहेंगे तो पुलिस को एक चीज़ रिकॉर्ड पर लेनी पड़ेगी, और पुलिस आपके सामने कोई गलत एक्शन लेने से पहले एक बात सोचेगी। फिर भी पुलिस ने गलत एक्शन ले लिया, आपको आरोपी बनाया, पकड़ा या जेल में डाला, तो ये चीज़ के ऊपर आपके पास जामीन लेने की एक बहुत अच्छा ग्राउंड बनेगा। आपको जमानत मिल जाएगी, आपको 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 90 दिन 100 दिन जेल में रहना पड़ेगा, पर जमानत मिल जाएगी, और केस आपकी फेवर में आने की चांसेस, जिसको हम लोग ट्रायल बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही ये सब एक्शन लिए हुए, और हर एक चीज़ को राइटिंग में करना है। इसके लिए आपको एक अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत है। आपको अच्छा एडवोकेट चाहिए तो आपके नियर बाई सिर्फ साइबर क्राइम को लॉयर कॉन्टेक्ट कीजिए। किसी और लॉयर के पास जाएंगे तो वही हाल होगा, जो आधा खाने के बाद, आधा नहीं खा पाने के बाद जो एक बंदे का हाल होता है। आधी चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा। तो साइबर क्राइम के लॉयर के पास जाइए। फिर चौथा सवाल है पुलिस की डिमांड। देखिए, साइबर क्राइम के अंदर बैंक अकाउंट फ्रीज करना, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया का कोई भी स्टेट हो, कोई भी शहर हो, कोई भी पुलिस थाना हो, आधे से ज़्यादा पुलिस करप्ट है, और बिना पैसे की डिमांड से आप वहाँ जाते हो तो भी बंदोबस्त में है, फरियादी नहीं आ रहा है, 2 दिन बाद आइए, 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए, आप पैसा दे के जाओ मैं बात करूंगा, आप पैसा दे के जाओ मैं अकाउंट फीस करवा दूंगा, ऐसा बोल बोल के ये लोग घूस रिश्वत लेते हैं। ये लोग आपके पैसे का और समय का बर्बादी करते हैं, और इनके ऊपर ऐसे 50% पुलिस वाले जो है वो हरामी है, जो घूस लेते हैं, और बाकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो इनको पकड़ भी नहीं पाती, क्योंकि इनके सामने कोई फरियाद नहीं करता है। पूरे इंडिया में साइबर क्राइम में 50% से भी ज़्यादा पुलिस को मैं ये मानता हूँ कि वो लोग जेन्युइनली काम नहीं करते, वो लोग धक्का खिलाते हैं। बहुत दूर दूर से आए लोगों को मजबूरी में 4-5 दिन रुकने के लिए मजबूर करते हैं। बाद में आप खुद बोलते हो कि सर इतना पैसा लेकर सेटल करो। सर बहुत से स्टेट में, मैं कोई स्टेट का नाम नहीं बोलूँगा, बहुत से स्टेट में पुलिस वालों ने लाखों करोड़ की डिमांड करी हुई है, और आज ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस के पास आईफोन होता है। हर पुलिस वाला बंदा अच्छी प्रीमियम गाड़ी ऐसे भी यूज़ करता है, पता नहीं इतनी सैलरी वो लोग कहाँ से लेके आते हैं। पर साइबर क्राइम में ज़्यादातर पुलिस वाले भ्रष्टाचार करके आईफोन, लेटेस्ट मॉडल, 2-2 फ़ोन, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे गांव में खेत, बड़े बड़े खेत परचेस कर लेते हैं। उनके ऊपर कोई लोन भी नहीं होती है, और आज पूरी पुलिस इसके ऊपर
ऐसी भ्रष्टाचारी पुलिस कमाई हुई है। ये सिर्फ भ्रष्टाचारी पुलिस के लिए है, पर अच्छी पुलिस भी है। और आप, मैंने देखा हुआ है कि जब जब आप सीनियर लेवल पे जाते हो, सीनियर लेवल पे आप पुलिस के पास जाते हो, तो आपको समझदारी दिखती है, आपको परफॉर्मेंस दिखता है, आपकी बात को सुनने वाला ऑफिसर मिलता है। और जैसे ही आप कोई आईपीएस के पास जाते हो, आपको समझ आ जाता है कि यही बंदा है जो आपकी बात को सही से सुन के काम कर रहा है। पर नीचे के लेवल में ऊपर से जो सबको सब पता है, पर देखो गवर्नमेंट ने भी हर जगह पे भर्ती करी हुई है, तो सस्पेंड करके सबको निकाल नहीं सकती, ये भी गवर्नमेंट की मजबूरी है। पर साइबर क्राइम के मैटर में आज बहुत सारी पुलिस भ्रष्टाचारी है और लोगों को खून निकाल के निचोड़ के पैसे लेती है। ये बात मैंने देखी है। मैं कोई पुलिस के ऊपर एलिगेशन नहीं करता, पर ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस ये करती है, ये मैंने देखा है। तो हर जगह पे आप जाएंगे साइबर क्राइम में, तो पुलिस की डिमांड रहती है। ज़्यादातर पुलिस डिमांड करती है, धक्के खिलाती है, बंदोबस्त में ऐसे करके आपको घुमाती है, तो आपको इसको झेलना पड़ेगा। हम भी झेलते हैं, और जो मना करने वाला है, कोर्ट भी बहुत कुछ जानती है, पर कोर्ट भी चुप कर जाती है, क्योंकि अनऑफिशियल बात हम लोग कोर्ट में बोल नहीं सकते। ऐसी बहुत सी मजबूरियां हैं। तो हमको भी जाने अनजाने में लोग लपेट में ले लेते हैं, पर यह चीज़ सही है। लोग कहते बेचारे कि पुलिस बहुत डिमांड करती है, सही बात है। अब 5वां सवाल, लेयर स्टेटस क्या है। मैंने बताया कि अगर लेयर 1 में पैसा मुझे डायरेक्ट पैसा मिला तो लेयर 1 है, मैंने किसी और को ट्रांसफ़र किया तो वो बंदा लेयर 2 में आया, उसने भी किसी और को ट्रांसफ़र किया, उसने लेयर 3 में आया, उसके बाद कोई और बंदे उसमें से ट्रांसफ़र किया तो वो लेयर 4 में आया, वो लेयर 4 वाले ने आपके अकाउंट में पैसा डाला तो आप लेयर 5 में आए, तो आपका भी अकाउंट फ्रीज होना है। ये सभी का अकाउंट फ्रीज होता है। तो ये लेयर स्टेटस है। लेयर स्टेटस समझे बिना कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग बोलते हैं बैंक कुछ नहीं बताती, ये बैंक वाले भी बहुत कुछ लोग हरामी होते हैं। जब कोई पुलिस का मेल या नोटिस या इंटीमेशन सुपीरियर हायर अथॉरिटी का बैंक को जाता है, तभी जाके आपकी बैंक उसको अकाउंट को फ्रीज या पार्शियल फ्रीज करती है, और आपके मोबाइल के ऊपर एसएमएस आता है, आपको मेल आता है, पर आप बोलते हो सर बैंक ने अकाउंट फ्रीज किया, पुलिस का या साइबर का कोई लेन देन नहीं है और बैंक कुछ बता नहीं रही है। तो उसके लिए आपको बैंक को मेल डालना चाहिए, बैंक के नोडल ऑफिसर को मेल डालना चाहिए, बैंक के हेड ऑफिस को मेल डालना चाहिए। 3 लोगों को मेल डालोगे तब जाके ये कुछ बैंक वाले, कुछ बैंक के हरामी लोग जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ऐसे लोग आपको जवाब देंगे कि हाँ ये स्टेट के ये पुलिस का नोटिस मेल आया हुआ है, वो नोटिस मेल का कॉपी मांगिए, ये आपका राइट है, बैंक मना कर नहीं सकता। मेरा ये वीडियो बैंक वाले को भी दिखाइए कि बॉस हम तुम्हारे ग्राहक है, हमारे अकाउंट में अगर लेन लगता है, चार्जेस कटता है, कोई बैंक नोटिस, पुलिस नोटिस कुछ भी आता है, तो वो पूरा देने की जिम्मेदारी बैंक की है। नहीं रहती है तो उसके सामने बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में कंप्लेंट कीजिए, आरबीआई में कंप्लेंट कीजिए, और बाकायदा बैंक के ऐसे ऑफिसर का नाम, मोबाइल नंबर, हुद्दा दिख के टारगेट कीजिए उनको, उनके सामने कंप्लेंट कीजिए, तब जाके ये सब आपको बैंक की डिटेल मिलेगी। उसके बाद डिटेल लेके कोई एडवोकेट के पास जाएंगे तो एडवोकेट सॉल्व कर पाएगा, सलाह दे पाएगा, वरना एडवोकेट भी कुछ कर नहीं पाएगा। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे या बैंक के अकाउंट नंबर देंगे तो वो सिस्टम सिर्फ पुलिस के पास है। पुलिस या बैंक आपको बता पाएगी कि एक्चुअल क्या माजरा है। कोई एडवोकेट के पास ऐसा सिस्टम नहीं है। हमको एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे या हमको अकाउंट नंबर देंगे या हमको ऐसे कोई डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो हम उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आइए तो कोई भी एडवोकेट इसको सॉल्व कर पाएगा। अब 7वां सवाल कौन सा? डॉक्यूमेंट लेके एडवोकेट के पास है, बैंक के पास है, पुलिस थाने जाना है। जो भी अकाउंट होल्डर हो उसको जाना है, अपने फोटोग्राफ लेके, अपना आधार कार्ड लेके, अपना इलेक्शन कार्ड लेके, अपना पैन कार्ड लेके, अपने बैंक पासबुक लेके, बैंक के स्टेटमेंट लेके। बैंक के स्टेटमेंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन आना चाहिए जो डिस्प्यूटेड है, जिस ट्रांजेक्शन की वजह से आपके अकाउंट में पैसा है वो ट्रांजेक्शन उसके अंदर दिखना चाहिए। ऐसा बैंक स्टेटमेंट लेके जाना है और कम से कम 3 महीने का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लेके जाइए। इसके साथ आपको किसने पैसे भेजा है उसका कोई स्क्रीनशॉट हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो का ट्रेडिंग किया हो, गेमिंग का विड्रॉल मारा हो, या और कोई जिसे पैसा भेजा हो, या आपके धंधे में किसी ने
पैसा डाला हो, आपका क्यूआर कोड पे पैसा भेजा हो, ऐसा कोई भी, या आपकी दुकान पे आप बैठे हो, कोई मोबाइल बेच के गया, पैसा दे के गया, ऐसा कुछ हुआ तो उसका सीसीटीवी हो, या आपकी दुकान का लाइसेंस हो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो, या आपका जीएसटी नंबर हो, या आपकी दुकान के 4-5 फोटोग्राफ हो, जहाँ पे आप बैठे हो धंधा कर रहे हो, यहाँ पे ये फ्रॉड हुआ है, ऐसा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट और दिखे ऐसे डॉक्यूमेंट एविडेंस लेके जाइए, तब जाके पुलिस या एडवोकेट आपको कुछ समझ पाएगा, गाइड कर पाएगा। और एक एडवोकेट तो तभी कुछ कर पाएगा जब आप ये सब इन्फॉर्मेशन लेके उसके पास जाएंगे, वरना वो भी कुछ बेचारा कर नहीं पाएगा। एडवोकेट है, भगवान नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। लोग पूछते हैं सर पुलिस के पास तो नहीं जाना, पुलिस के अलावा और कोई रास्ता है? 2 रास्ते हैं। जिस पुलिस थाने में फरियादी ने फरियाद करी है वहाँ पे जाओ, सॉल्व करो, मैंने बोला आगे बोला वैसे, जैसे मैंने दूसरी भी वीडियो में बोला है वैसे। दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे फरियाद करी है वो पुलिस थाना जो भी ज्यूरिडिक्शन में आता है, वो पुलिस थाने की जो हद होती है उसका भी एक कोर्ट होता है। वो कोर्ट में जाके मुद्दा माल की अर्जी जो वो वकील साहब लगाते हैं, ऐसी अर्जी वहाँ पे लगाइए और वहाँ पे बोलिए कि सर ये मेरा अकाउंट है, ये डॉक्यूमेंट है, अभी मैंने जैसे बोला वो सब डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। और बोलिए सर हम तो अगले वाले को नहीं जानते या जानते हैं, पर सर हम बोनाफाइड है, हम लोगों ने जेन्युइनली ये पैसा लिया हुआ है और ये हमारे हक का पैसा है, हमारा कायदे का पैसा है, इसको आप काट नहीं सकते। ऐसा लिखिए कि ना इसके ऊपर आप लेन लगा सकते हो, ना इसको आप काट सकते हो, मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, मेरा ये पैसा मुझे वापस चाहिए, मेरे अकाउंट को पूरे का पूरा अनफ्रीज कीजिए। ये सब इसके अंदर लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ऐसे कोर्ट में पिटीशन लगानी पड़ेगी। पर कोर्ट की पिटीशन में जैसे कोर्ट बिजी होती है तो कोर्ट की पिटीशन में कभी कभी 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जाता है। और कोर्ट भी फाइनली पुलिस को भी पूछती है, पुलिस का ओपिनियन मांगती है और पुलिस के ओपिनियन के ऊपर कोर्ट खुद से डिसीजन लेती है कि ये अकाउंट के अंदर ये पैसा काटा जाए या नहीं काटा जाए, इसको रिलीज़ किया जाए नहीं रिलीज़ किया जाए, इसको पार्शियल अनफ्रीज किया जाए या पूरा अनफ्रीज किया जाए, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर आपकी ये कोर्ट ऐसा ऑर्डर लेती है कि अनफ्रीज कर देती है तो आपका काम हो जाता है। अगर आपकी कोर्ट अनफ्रीज नहीं करती तो आपको जहाँ पे ये जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया वो कोर्ट जिस स्टेट के अंदर है उस स्टेट की हाई कोर्ट के अंदर आपको पिटीशन लगानी पड़ती है। हाई कोर्ट को भी आपको यही चीज़ बतानी पड़ती है। हाई कोर्ट आपके अकाउंट को अनफ्रीज करेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जैसे मैं बोला पुलिस अधिकारी या कोर्ट जैसे जैसे ऊपर जाते हो नॉलेज की कैपेसिटी बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है और ऐसे लोग ज़्यादा समझदार होते हैं तो आपको न्याय मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। पर जब कोर्ट की बात आती है तो हर कोर्ट के अंदर हर मुद्दत में वकील साहब को जाना पड़ता है, फाइलिंग के लिए आपको जाना पड़ता है, ऑर्डर पास होने के बाद भी आपको वहाँ जाना पड़ता है। उसके बाद कोर्ट की जो टर्म्स है उसके अंदर कोर्ट बेल बॉन्ड के लिए कुछ बॉन्ड रखने की शर्त लगती है, कोर्ट जमानत मांगती है। तो आपको वहीं पे जहाँ पे फरियादी फरियाद करी है उसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो कोर्ट है वहाँ पे जाके आपको ये सब करना है। तो अल्टीमेटली आपको और आपके वकील साहब को ये महंगा पड़ता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट, और वहाँ बार बार जाना। तो एडवाइस करता हूँ कि पुलिस के साथ ये चीज़ को सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो कोर्ट में जाइए, उसके बाद नहीं होता है तो वहाँ की वो स्टेट की हाई कोर्ट में जाइए। आप जहाँ रहते हो, आपका अकाउंट जहाँ पे हो, वहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते, ये क्लियर कर लीजिए। लोग मुझे जजमेंट डालते हैं कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, ये जजमेंट है। भाई जजमेंट हमने बहुत पढ़े हैं, कुछ जजमेंट हमारे भी है जिसको लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो पुलिस को पता है, उसके पास पावर है, पुलिस को पता है आपका अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसका मतलब ट्रैवल करके वहाँ पे जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, आपको महंगा पड़ेगा। तो पुलिस भी जजमेंट को फॉलो नहीं करती है। जजमेंट को फॉलो नहीं करते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। पर वैसे भी अपने यहाँ पे आई लव माई इंडिया, अपने भारत देश के अंदर बहुत सी कुछ बातें ऐसी जिसको मैं बोल नहीं सकता। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बहुत एक चर्चा करने का मुद्दा है, उसकी भी बात नहीं करूँगा। पुलिस और कोर्ट के खिलाफ कुछ भी बोलना सही बात नहीं है। लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, उनको ड्यूटी करनी देनी चाहिए। पर हमको जजमेंट भेज के क्या करेंगे आप लोग? आपको वहाँ पे कोर्ट में पिटीशन लगा के वो जजमेंट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन देगी। तो ये जजमेंट हमको व्हाट्सएप पे भेजने से कुछ नहीं होता।
ऐसे तो डेली 5-7 जजमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ, तो ये सब बातें मत कीजिए। अब एनसीआरपी पोर्टल की बात है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पोर्टल बनाया एनसीआरपी, पर हर सिस्टम के अंदर गड़बड़ी रहती है, ये मेरा ओपिनियन है। एनसीआरपी सिस्टम ने भी पोर्टल की जो सिस्टम है, ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक 20 अकाउंट जम होने के बाद भी जो पैसा आता है ना, वो जम होता है, उसको भी ये लोग फ्रीज करते हैं, लियन लगाते हैं, होल्ड लगाते हैं। मैं मानता हूँ ये सिस्टम गलत है। लेयर 1 2 3 के अलावा ऐसा कोई भी अकाउंट होल्ड होना ही नहीं चाहिए। भाई मैंने गेमिंग खेला, मैंने जो पैसा डाला गेम में वो तो गया, वो तो मेरा लॉस है, पर मैंने जो विड्रॉल किया वो कोई अननोन अकाउंट से मेरे अकाउंट में आता है, वो विड्रॉल के लिए मुझे गुनहगार बना के जेल में डाल दिया जाता है। ये गलत सिस्टम है। वो विड्रॉल जो अनजान अकाउंट से आया हुआ है, मैं नहीं जानता, तो मैं लेयर 1 में आ गया। साइबर क्राइम में लोग जानबूझ के ऐसे लेयर 1 में आपको फंसा देते हैं और वो लोग बार बार निकल जाते हैं। अब तो भी चलो 1 2 3 लेयर के ऊपर हम मानते हैं कि भाई कुछ तो इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, पर लेयर 4 में ऐसे गेम के विड्रॉ करने वाला पैसा ए नंबर के, ए नाम के पर्सन के अकाउंट में आया, ए वाले ने बी को ट्रांसफर किया, बी वाले ने सी को ट्रांसफर किया, यहां तक बात समझ में आती है। सी वाले ने डी को ट्रांसफर किया, डी ने ई को, फिर एफ को, फिर एच आई जे के। तो ये भाई ये क्या सिस्टम है? अगर मुझे भी कोई एडवोकेट फी देता है तो अगले क्लाइंट को मैं जानता हूं कि वो मेरा क्लाइंट है। अब उसने आगे कहां से पैसा लिया मुझे क्या पता, उसने अगले वाले से पैसा कहां से लिया मुझे क्या पता। और ऐसे 1 2 3 अकाउंट जब होकर चौथे अकाउंट में मेरा पैसा आता है, मेरी फीस आती है, उसके लिए मेरा भी अकाउंट 4 बार फीस हो चुका है, और मैं भी बहुत सी जगह जाके बहुत कुछ करके मुश्किल से फीस मेरा खुद का अकाउंट करके आया हूं। तो भैया सिस्टम ही गलत है। मैं सरकार को और एनसीआरपी पोर्टल को ये वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि लिए 3 से आगे कोई भी अकाउंट को अनफ्रीज ना किया जाए। हमारा प्रोफेशन है, हमारा धंधा कम होकर चलेगा, लोगों की पिटाई देखी नहीं जाती, पर ये सिस्टम बंद कर दीजिए। ये हाथ जोड़ की विनती है। 20 लेयर, 8वें लेयर वालों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, 12वें लेयर वालों को पता ही नहीं ये सब क्या हो रहा है। ऐसे लोगों को आप पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दौड़ाते हो। सिस्टम में थोड़ा चेंज कीजिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, दौड़ भाग के कहाँ कहाँ जाके पैसा खर्च करके बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद भी अकाउंट से होम लोन, कार लोन, स्टडी एजुकेशन फी, ये सब बंद हो जाता है, खाना पीने के वांदे हो जाते हैं। तो लेयर 1 2 3 के अलावा के लेयर मेहरबानी करके फ्रीज मत कीजिए, लेयर भी मत लगाइए, ऐसी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की मेरी। तो ये सवाल भी यहाँ पे पूरा हुआ। लोग पूछते हैं 11वां सवाल है अपना ये कि सर यूपीआई से पेमेंट लें कि ना ले। देखो भाई, मैंने मेरी ऑफिस में ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया है। साइबर क्राइम की कोई भी मटे में बंदा आता है, मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता। मैं पहले सबको मेरा मोबाइल नंबर देता था, मैं मोबाइल में पेमेंट कर दूँ। मैंने वॉलेट में जाके वो सिस्टम बंद कर दिया। मैंने मेरे मोबाइल से कोई मुझे पेमेंट कर नहीं पाएगा ऐसा सेटिंग मैंने कर दिया। यूपीआई से पेमेंट लेना एडवाइजेबल जब तक साइबर क्राइम का कोई पर्टिकुलर फिक्स कोई एसओपी नहीं आता है। अनजान लोगों से पैसा मत लो भाई। जो लोग आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं वो लोग आपके साथ खड़े होकर आपके साथ ट्रैवल करके कहीं कोई भी सिटी में आने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों से पैसा लो। अनजान लोगों से पैसा मत लो, वरना ये वॉलेट सब बंद कर दो। यूपीआई सिस्टम सब जो भी गवर्नमेंट चाहती है यूपीआई बढ़ाओ, अच्छी बात है, हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। पूरी दुनिया अपने यूपीआई से बहुत ही फिदा है कि यूपीआई सिस्टम इंडिया का बहुत जोरदार है, भीम ऐप भी जोरदार है, पर सर उसकी आड़ असर है। साइबर क्राइम में यूपीआई से पेमेंट लेते हो, वॉलेट से पैसा लेते हो, मोबाइल नंबर से पैसा लेते हो, फंस जाते हो जाने अनजाने में, अब पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या हो गया और कैसे आरपी बन गए। अब कौन से सिटी, कौन से शहर, कौन से स्टेट भागना पड़ेगा पता नहीं है। तो सर हमने तो यूपीआई बंद कर दिया है, हमने तो ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया है। अब पब्लिक की मर्जी वो कैसे करती है, मेरे हिसाब से अब ये एडवाइजेबल नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब 12वां सवाल, बाइनांस, गेमिंग, क्रिप्टो, सीएससी सेंटर पैसा लेना चाहिए। सर
मैंने बोला 1 2 3 4 लेयर का सिस्टम है। गेमिंग में आपने पैसा जो डाला वो आपका लॉस है, पर जिस अनजान अकाउंट से आपने विड्रॉल मारा और आपके अकाउंट में पैसा आया, आप उसके लिए गुनहगार हो। अब तो गेम खेलना भी गुनाह है। गेम में जितने भी एडवर्टाइज में जो जो हीरो लोग आते थे उनको भी नोटिस मिलना चालू हो गया, उसका लॉस भी बन गया। क्रिप्टो में भी जब तक क्लियरिटी नहीं आती है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग मत कीजिए, क्रिप्टो गेमिंग ये सब मत कीजिए, फंस जाएंगे। क्योंकि आपको जो बंदा पैन कार्ड, आधार कार्ड और अकाउंट नंबर देके पैसा ट्रांसफर करता है, वो भी किसी और का पैन, आधार और अकाउंट नंबर से पैसा आपको ट्रांसफर करता है। आपने वो आदमी को देखा ही नहीं है, आप फंस जाते हो, आप आरोपी बन जाते हो और आपका नाम एक साइबर क्राइम गैंग में अखबार में आएगा। कभी पुलिस को भी दिखाना होता है कि वी आर परफॉर्मिंग, हमने काम किया। तो ले 1 2 3 में जो भी आए वो सबको जाने अनजाने में इन्वेस्टिगेशन किए बिना, इन्वॉल्वमेंट थोड़ा भी दिखा, प्राइम ऑफिसर लगा, गैंग बनाकर डाल दिया। और अब तो पुलिस में भी होड़ लगी है, नई नई सेक्शन, नई नई कलम लगाने की। पहले तो 400 से 420 लगाते थे और आई एक्ट 66C 66D लगाते थे। अब तो कॉन्स्पायरेसी, गैंग और रिपीट ऑफेंडर ऐसे करके बहुत सी ऐसी कलम लगा देते हैं, अनजान और निर्दोष इंसान फंस जाता है। 10% ही ऐसे होंगे जो जेन्युइनली आरोपी होंगे, बाकी 90% तो आप और मैं जैसे लोग फंस जाते हैं। सर बाइनेंस और क्रिप्टो बंद कर दीजिए। CSC सेंटर में पैसा ऑनलाइन लेके कैश विड्रॉल देना बंद कर दीजिए। आपके अकाउंट को, आपके फैमिली मेम्बर को, आपके फ्रेंड को भाड़े पे देना, रेंट पे देना बंद कर दीजिए। जिंदगी जेल में जाएगी आपकी। समझ जाइए, सचेत हो जाइए, ये मेरा एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। अरे भाई ये लोग मुझे बोलते हैं एक और सवाल है, सर मैं तो बहुत दूर में हूँ, जा नहीं पाऊंगा। सर आप से फॉर एग्जाम्पल आप केरला से कश्मीर जा नहीं सकते, तो आपके बिहार में आपका एडवोकेट जाएगा। आपका एडवोकेट जाएगा, वो फ्लाइट से या वंदे भारत जैसे कोई ट्रेन से जाएगा, वो अपने स्टैंडर्ड से रुकेगा। तो आने का, जाने का, खाने का, रुकने का, टैक्सी का, होटल स्टे का, फ्लाइट का, ट्रेन का, ये सब खर्चा आपके ऊपर है। तो ये खर्चे के बाद उसकी फीस आएगी। मैं लोग मुझे बोलते हैं, कमेंट मारते हैं, सर आपका तो चार्ज बहुत ज़्यादा है। मैं बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे मैं एक एक अकाउंट अनफीस कराने के लिए यहाँ पे अगर जाता हूँ गुजरात से बाहर, तो मैं पर अकाउंट 50,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसी फीस में लेता हूँ। सामने जो ट्रालिंग कॉस्ट है वो भी अलग से लेता हूँ। मैं बोलता हूँ सर महंगा हो, लेकिन ईमानदारी महंगी होती है। जेन्युइन काम करके देते हैं आपको। जो 2 5 10 साल लेके जाएगा ना, वो बिना काम किए वापस आएगा, उसको पता नहीं प्रोसीजर क्या है। तो सर ये सब बातें होती है। बहुत दूर ये मत बोलिए, ये आपको चॉइस ही है कि सर बहुत दूर हूँ, मैं झारखंड बैठा हूँ, पंजाब में कंप्लेन है, आपको चॉइस नहीं दिया गया है। ये आपके लिए फर्ज दिया था, कंपल्सन है, आपको जाना पड़ेगा। आप नहीं जाएंगे, आपके एडवोकेट को जाना पड़ेगा, आपको कोई रिलेटिव को जाना पड़ेगा, पर जाना पड़ेगा। आप नहीं जाएंगे तो कभी ना कभी पुलिस आ जाएगी। अगर आपके अकाउंट में 1000, 2000, 5000, 10, 15, 20 हज़ार का ट्रांजेक्शन है, इतने खर्चे के लिए पुलिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं आएगी। 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख ऐसा अमाउंट आया हुआ है, पुलिस पक्का आएगी। कभी कभी नोटिस दे के आएगी, कभी कभी नोटिस बिना दिए भी आएगी। और कोर्ट में जिंदगी भर प्रूव करते रह जाओगे कि सर हमने कुछ नहीं किया, सर बिना नोटिस हमको उठा के लेके गए, सर नोटिस देगा राइट था, सर ये जजमेंट थे। ऐसे बहुत से चिल्ला चिल्ली हम लोग करते हैं, पर कभी कभी हमारी बातें भी कोई नहीं सुनता है। तो यही बात बोलूँगा, बहुत दूर ऐसी बात मत बोलिए। जाइए, फटाफट जाइए, या खुद जाइए या रिलेटिव को भेजिए या एडवोकेट के थ्रू जाइए। और मैं बहुत दूर हूँ, पर जाना पड़ेगा, जाइए और सॉल्व कीजिए इसको। मुझे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ भाई मैं गुजरात और महाराष्ट्र का काम करता हूँ, क्योंकि हर जगह ट्रायल में और मेरी टीम कर नहीं पाते, बहुत काम रहता है। तो अदर स्टेट का काम मैं नहीं करूँगा, ऐसा मैं बोलता हूँ कभी कभी। सर बोलता है सर आंध्र प्रदेश है, केरला है, हरियाणा है, पंजाब है, लुधियाना है, या MP है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, सर वहाँ के कोई जानकार एडवोकेट का नंबर दीजिए ना। सॉरी सर, हम लोग नहीं देते। हम साइबर क्राइम मैटर ऐसी है ना, हम लोग ना कोई पुलिस वाले पे भरोसा करते हैं। अनजान फ़ोन में जो बात करता है ऐसे पुलिस वाले पे भरोसा नहीं करते। जिसको पुलिस थाने के अंदर जाके मिले उस पर भरोसा करते हैं। ऐसे एडवोकेट के साथ हम लोग काम नहीं करते, भरोसा नहीं करते, ऐसे नंबर नहीं देते, क्योंकि हमको भी नहीं पता वो सही में एडवोकेट है कि नहीं। भूतिया एडवोकेट की बार काउंसिल ऑफ इंडिया मुहिम चला रही है, हर स्टेट की बार मुहिम चला रही है।
डमी एडवोकेट बहुत से है जो कोट पहन के, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के घूमते हैं और बाद में पता चलता है वो तो एडवोकेट ही नहीं था। ऐसे फ्रॉड ऑनलाइन भी होते हैं। तो हम लोग कोई भी एडवोकेट को रेकमेंड नहीं करते। हम लोग भी बोलते हैं कि हमारे ऊपर भी भरोसा मत करो, हमारे ऑफिस आइए, आपका काम करेंगे, देखिए हम लोग जेन्युइन है कि नहीं है। इसलिए हम लोग ऑनलाइन एडवाइस देना बंद कर देते हैं। लोग फ़ोन का रिकॉर्डिंग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। हम लोग ऑनलाइन पैसा भी नहीं लेते क्योंकि हमको भी अकाउंट फीस का डर लगता है। हम ऑनलाइन आपको भी मना करते हैं, आप आइए, आप हमारे ऑफिस में आइए या आपके एडवोकेट के ऑफिस में आइए, जिसको देखा है, मिलते हो, जानते हो, रिलायबल है, उसके साथ काम कीजिए। किसी और के ऊपर ऑनलाइन ऑनलाइन का चस्का मत लगाइए। सर मेरे अकाउंट लियन है, होल्ड है या पूरा बंद है, मैं बार बार पूछता हूँ, लोग समझते नहीं है। अगर आपके अकाउंट में जो पैसा आया है, वो जो ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 2.5 लाख पड़े हैं, आपने एक 80,000 का ट्रांजेक्शन गेमिंग का विड्रॉल आपके अकाउंट में आया था, तो वो 80,000 के अंदर डिस्प्यूट अमाउंट है 25,600। तो आपका 80,000 होल्ड, आपका 80,000 होल्ड है या 25,600 होल्ड है या आपका पूरा बैलेंस होल्ड है, ये देखना पड़ेगा। कायदे से तो यही बात है कि 25,600 होल्ड रहेगा, ऊपर के बैलेंस का आप लेन देन कर पाएंगे। तो ये सिर्फ लियन या होल्ड है, अकाउंट चल रहा है, अकाउंट होल्ड नहीं है। अकाउंट के अंदर कोई एक अमाउंट होल्ड है, कोई एक अमाउंट लियन है। पर जब पूरे अकाउंट के अंदर आप पैसा डिपॉजिट कर पाते हो पर उठा नहीं पाते, विड्रॉल कर नहीं पाते, किसी को फॉरवर्ड कर नहीं पाते, तो आपका अकाउंट पूरा होल्ड है, पूरा लियन है, आपका अकाउंट पूरा फ्रीज है। तो पार्शियल अनफ्रीज और पूरा अनफ्रीज में 2 फर्क है। आपका अकाउंट पूरा फ्रीज है, आपकी होम लोन, कार लोन, चिल्ड्रन की एजुकेशन फी, EMI, ECS, चेक सब बाउंस हो गए, वो सब झमेले अलग से। ऐसे लोग भी है कि साइबर क्राइम ने अकाउंट फ्रीज कर दिया, होम लोन बाउंस हो गई, सब बाउंस हो गए, क्लियर करते करते 6 महीना हो गया, इन बिटवीन होम लोन वाले केस कर दिया, DRT में मैटर बना दिया, घर के ऊपर आके सील लगा दिया और घर को ऑक्शन करके बेच भी डाला, क्योंकि साइबर क्राइम ने वो अकाउंट फ्रीज किया था। बंदा पैसा यूज़ कर नहीं पाता था, पैसा आता था सैलरी का पर किसी को पे नहीं कर पाता था। तो सरकार से विनती है, NCRP पोर्टल से विनती है कि कोई भी अकाउंट के अंदर लियन लगाने से पहले अगर होम लोन, गोल्ड लोन या पर्सनल लोन जाती है या एजुकेशन फी जाती है, तो ऐसे अमाउंट को बाकायदे से कट जाना चाहिए। और ऐसे अमाउंट को ऐसे अमाउंट के अलावा जो है उसको होल्ड करो। तो होम लोन का या बैंक का EMI जा रहा है ना, तो उसको वहाँ से काट डालने दीजिए, वो करना चाहिए, वो इससे रेगुलर जाना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट से ये भी एक प्रार्थना है कि सर 1-2-3 के अलावा के अकाउंट फ्रीज मत कीजिए। जिनका होम लोन, पर्सनल लोन जा रहा है उसके भी EMI कटने दीजिए, उसका सैलरी आएगा और उसका होम लोन कटेगा। वो साइबर फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो गवर्नमेंट को ये भी विनती है कि गवर्नमेंट ये बात को थोड़ी सुने। आखिरी मुद्दा है पार्शियल अनफीस या पूरा अनफीस। 5 लाख तक का FIR होता है, तो कुल मिलाकर 5 लाख या उससे कम अमाउंट का आपका टोटल फ्रॉड होता है। तो आपका लोकल पुलिस थाना उसकी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेशन करता है। 1930 लगाते हो, फरियाद करते हो, NCRP पोर्टल 5 लाख से कम की मैटर में आपके पुलिस थाने को मैटर फॉरवर्ड करती है, पुलिस थाना उसको होल्ड करता है या लियन करता है। अब 5 लाख से ऊपर का होता है तो सेंट्रलाइज होता है, तो स्टेट लेवल तक बात जाती है, कमिश्नर तक बात जाती है, SP तक बात जाती है। गुजरात के अंदर दो डायरेक्शन है, बाकी सभी स्टेट में एक डायरेक्शन है। जहाँ पे कंप्लेन किया वो पुलिस थाना उसको इन्वेस्टिगेट करता है। पुलिस थाने में गए, सब डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जो भी पुलिस की डिमांड है वो सब जेन्युइनली अगर होती है तो वो पूरा कीजिए। वहाँ रह के ईमेल कराइए आपकी बैंक को, आपकी बैंक बोलती है कि हाँ ईमेल मिल गया, अनफीस हो गया, तब जाके वो सिटी या वो स्टेट या पुलिस थाना छोड़िए, तब तक वहीं रुके रहिए। पर गुजरात का 2 डायरेक्शन है, पहले आपको लोकल पुलिस थाने से करवाना पड़ेगा। बहुत हैरान करते हैं यहाँ पे लोग, मुझे खुद को बंदोबस्त के नाम पे इतने धक्के खिलाते पूछिए मत। हाँ जी, जाने के बाद 6-6 घंटा बिठाने के बाद भी हमारी कंप्लेंट को सुनते नहीं है, हमारे पेपर लेते नहीं है। हम लोग मेल करते हैं तब जाके ये लोग थोड़ा कोऑपरेट करते हैं। पुलिस की और वकील लोगों की अनबन हमेशा रहती है, दोनों कसीम ब्रदर माने जाते हैं,
तो भी अनबन रहती है। पुलिस को हमेशा एडवोकेट अच्छा बुरा लगता है, और हम बाकायदा हमारे काम की फीस लेते हैं क्लाइंट से। पुलिस को गवर्नमेंट सैलरी देती है, पर जब पुलिस ब्राइब की बात करती है, पुलिस एडवोकेट से पैसे की डिमांड करती है, तब जाके एडवोकेट और पुलिस की अनबन होती है। पुलिस जाके लॉ को फॉलो नहीं करती है, तब जाके पुलिस की और एडवोकेट की अनबन होती है। एडवोकेट को गाली दी जाती है, एडवोकेट को कुछ भी अंडरसन बोला जाता है, उसको 2-2 4-4 घंटे तक बिठाया जाता है, तब जाके अनबन होती है। लॉ का पालन नहीं करती पुलिस, तब जाके अनबन होती है। हम ये हर बार फेस करते हैं, हर क्रिमिनल मैटर में, हर पुलिस लाइन में हम ये फेस करते हैं। पर गुजरात में 2 डायरेक्शन है। पुलिस लाइन से मैटर को सॉल्व करो, वो आपको 3 पेज या 2 पेज का ओपिनियन लेटर देगा। उसके बाद में वो साइबर सेल, CID साइबर सेल गुजरात को मेल करेगा। उसके बाद वही सब डॉक्यूमेंट लिस्ट और पुलिस का वो ओपिनियन लेटर, वो सब लेके साइबर सेल गांधी के जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, फिजिकल एप्लीकेशन उसको फॉरवर्ड कराएंगे, तब जाके ये उसके प्रोसेस में भी पुलिस की वजह से काम ज़्यादा है। प्रोसेस में 15, 20, 30 दिन, 40 दिन गुजरात में लगते हैं। तब जब कि आपके अकाउंट में मेल जाता है बैंक का कि हाँ अकाउंट अनफ्रीज किया जाए या लियन करके बाकी के अमाउंट का लेन देन किया जाए। एक बहुत बड़ी बात, NOC नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। फरियादी आप जब जाते हो तब फरियादी को पुलिस बुलाती है, फरियादी आता है, उसके अकाउंट में से जो भी पैसा कटा और आपके अकाउंट में जो पैसा आया, सिर्फ उतना पैसा आपको फरियादी को देना है। फरियादी कन्विंस नहीं होता, उसको पूरा पैसा चाहिए, पुलिस को भी पूरा पैसा चाहिए, सब मिली भगत है। पर जो उसके अकाउंट में जो डिस्प्यूट अमाउंट है वही उसको देना है। वो डिस्प्यूट अमाउंट देने के बाद फरियादी लिख के देगा कि मुझे ये अकाउंट को अनफ्रीज करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा NOC फरियादी लिख के देगा पुलिस को, पुलिस का ऑफिसर PSI PI उसके ऊपर थप्पा लगाएगा, उसको अप्रूव करेगा। बाद में वो खुद अपने एक ओपिनियन लेटर बनाएगा और अपने PSI PI से साइन कराएगा, और उसका 2 या 3 पेज का PDF आपको देगी। ये PDF होगा तो ही इसके अंदर क्लियर लिखा होगा गुजराती में कि ये अकाउंट को पार्शियल अनफ्रीज किया जाए या पूरा अनफ्रीज किया जाए। ये लिखा होगा तो ही आगे गुजरात CID साइबर सेल इसको करेगा, ये नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्ट CID साइबर सेल जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 डायरेक्शन के लिए आपको, अगर मान लीजिए आपको गुजरात के अंदर, मोरबी के अंदर आपका मैटर हुआ है, या मांगरोल जूनागढ़ में आपका मैटर हुआ है, वहाँ पे 4-5 दिन रुकना पड़ेगा। उनकी सब डिमांडें, उनकी इलीगल एक्शन अगर होगा तो वो झेलना पड़ेगा। बाद में वहाँ से ओपन लेटर लेके आइए, फिर गांधी के जाइए, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन लगाइए। उसके 20-30 दिन 40 दिन बाद आपका अकाउंट के अंदर मेल आएगा। NOC कुछ नहीं आता है, गुजरात CID का मेल आता है आपकी बैंक को। कुछ बैंक के जानबूझ के बताते नहीं है, वो बोलते हैं भी हम तो ब्रांच लेवल के हैं, ऊपर HO से बात होगा तो करेंगे, नोडल बोलेगा तो करेंगे, रजिस्टर ऑफिस बोलेंगे तो करेंगे, हायर अथॉरिटी अप्रूव करेगा तो करेंगे। ऐसा बोल के बैंक भी मेल आने के बाद भी 2, 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने तक बैंक आपको नहीं बताती है। जब आप बैंक के साथ स्ट्रिक्टली बात करते हो, मेरे वीडियो दिखाते हो और सब ये सिर्फ प्रेजेंट करते हो, और जब जाके मैं भी वो बैंक को वो मेल करता हूँ कि देख भाई ये प्रोसीजर हमने करा हुआ है, तेरे बैंक को मेल आया हुआ है, अगर तू नहीं करेगा तो तेरे सामने ऑम्बुड्समैन में कंप्लेंट करेंगे, RBI में कंप्लेंट करेंगे, या तेरे सामने यहाँ पे पुलिस केस करेंगे, तू भी नागपुर से अहमदाबाद लंबा हो जाएगा। जब जाके हम भी ऐसा मेल डालते हैं, हम भी लीगल नोटिस बैंक को डालते हैं, तब जाके बैंक क्लाइंट का सुनता है। जो भी बैंक आप जैसे, हमारे जैसे पब्लिक की अकाउंट को होने के बाद भी अपने अकाउंट की कमाई से बैंक चलती है, जो भी बैंक अपने अकाउंट होल्डर को ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ऐसे परेशान करता है, ऐसे बार बार मेल डालने के बाद भी अनफ्रीज नहीं करता है, ऐसे बैंक में खाता बंद करा दीजिए, तभी जाके बैंक सुधरेगी। तो ये भी मेरी बात है कि ये पूरा फ्रीज और पूरा अनफ्रीज, उसके बाद ये जो NOC है, NOC नहीं होता है, मेल होता है, जो एक पुलिस वाला जिस ईमेल ID से आपके बैंक को गया था कि भैया अकाउंट फ्रीज करो, वही मेल ID से आपके बैंक को मेल आएगा, तभी जाके आपका अकाउंट पार्शियल या फुली अनफ्रीज होता है। तो ये सभी बातें मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी है। बहुत ही लंबा मेरा ये वीडियो बना हुआ है, इसको पूरा देखिए, लोगों तक फैलाइए। अगर मेरे से भी कुछ गलती होगी तो माफ़ कीजिए,
हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी के खिलाफ जाना नहीं चाहते, हम हमारा काम करना चाहते हैं जो कि एक एडवोकेट की तरफ से हमको करने के लिए ये सनद दी गई है। तो ऐसे ही बैंक अकाउंट अनफ्रीज के मेरे दूसरे वीडियो भी है, वो देखिए, उसमें इससे भी ज़्यादा डिटेल में छोटे छोटे वीडियो है। पर जब तक 15-20 वीडियो या ये वाले वीडियो पूरा नहीं देखोगे, आपको ये सब साइबर क्राइम की बातें समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा भी अगर ऐसी कुछ बातें हो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ की ज़िंदगी में आपको हैरान परेशान करती हो और लो पॉइंट हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे डालिएगा, मुझे यूट्यूब में कमेंट कीजिएगा ये वीडियो में, तो मैं ऐसे भी वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो जिसने भी मुझे ये डिमांड करी होगी उसको मैं इसका लिंक पर्सनली भेजूंगा मोबाइल के ऊपर। और ऐसे वीडियो बना के पूरे समाज में हम लोग जागृति लाएंगे। पूरे समाज में भ्रष्टाचार बंद करने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे पूरे समाज में। और कहीं कहीं पे अगर कोई डिपार्टमेंट को भी जरूरत होती है तो ये वीडियो के माध्यम से हम वो भी कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट होगा उसको हम लोग सजेशन में भी डालेंगे और अल्टीमेटली हम लोग प्रजाहित का काम करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं पूरा करता हूँ। जय हिंद, वंदे भारत, थैंक यू।